हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों अभी तो हमारा स्कूल खुला नहीं है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई बरकरार रखनी है। हमें अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखनी है। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत की कक्षा 7 की पाठ 2 दादी माँ। यहाँ पे इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं श्री शिव प्रसाद। पाठ के जो लेखक हैं वो हैं श्री शिव प्रसाद सिंह जी। इन्होंने यहाँ पर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए यह लिखा है हमारा पाठ, जिसका नाम है दादी माँ। खासकर उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए अपने बचपन की यादों को साझा किया है हम सभी के साथ। उन्हें अपनी दादी माँ से बहुत लगाव था, वो उनके लिए एक प्रेरणा थी। तो यहाँ श्री शिव प्रसाद सिंह जी ने अपने बचपन की उन मधुर यादों को, जो उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ बिताया था या दादी माँ से जो कुछ उन्होंने सीखा था, उसे यहाँ पर वो साझा कर रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत की पाठ 2 दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सोच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से तो क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखक ने अपने शुभचिंतकों के बारे में या अपने बारे में कि उनका मन नहीं लग रहा है, तो उन्होंने यह कहा है कि दोस्त उन्हें आकर कह तो जाते हैं कि चलो थोड़ी दिनों में छुट्टियां होने वाली हैं, बट उनका मन अनमना सा ही रहता है। किसी की याद, किसी की धुंधली याद उनके सामने दिखाई देने लगती हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार का दिन आ गया। क्वार जानते हैं बच्चों? क्वार का दिन यानी अक्टूबर जैसा महीना, ना सर्दी ना गर्मी, जिसमें हल्की हल्की ठंड की शुरुआत सी होती है और मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। क्या होता है कि ये जो क्वार का महीना होता है, ये ठीक बरसात के बाद वाला महीना होता है। ठीक है, तो इधर उधर जो कई सारी चीज़ें जो बरसात के दिनों में जो बहुत सारे घास और बहुत सी तरह के जो बनप्याज और घासें जो उग जाती हैं ये बरसात में, ये सब उस यहाँ लेखक ने हमें ये बताया है कि वो बहती हुई बरसाती घास के साथ वो बहती हुई यहाँ तक तो उनके गांव तक तो आ गई हैं। कीचड़ भी सूख चुके हैं क्योंकि क्वार में जो धूप निकलता है वो बहुत ही तेज होता है। अब उनमें से एक अजीब सी गंध निकल रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गए हैं और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जो सड़कों के किनारे जो जलाशय हैं, पानी जहाँ पर इकट्ठा हो गए थे बरसात की वजह से, तो उन झाग भरे जलाशयों में बच्चे धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले। यहाँ बच्चों देखिए, कुछ महीनों के नाम हैं जो हिंदी महीनों के नाम हैं। इनको भी आपने जानना है कि कौन से महीने को हिंदी में हम क्या कहते हैं। चलिए मैं आपको बाद में बताती हूँ, आखिर में जब ये चैप्टर ख़त्म कर लूँगी मैं आपको सारे महीनों के नाम बताऊँगी। आषाढ़ में
आम ना मिले, जिस समय बरसात की शुरुआत होती है, यानी उस समय हमारा शायद मई का समय होता है, तो उस समय अगर आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन, अगहन यानी कि आपका ये हो जाता है अगहन का महीना, नवंबर दिसंबर की स्टार्टिंग, ठीक है। उसमें अगर चूड़ा और गुड़ ना मिले, जनवरी का जो हमारा संक्रांति का जो फेस्टिवल होता है ना बच्चों, उसे कहा गया है। उसमें चूड़ा और गुड़ के देखिए बहुत सारे पकवान बनते हैं उस समय, है ना। तो ये उस समय का ही ये जो लेखक कह रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमें चूड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले। यहाँ देखिए फिर से एक महीने का नाम जुड़ा, चैत। चैत यानी कि फरवरी मार्च, जनवरी का आखिरी और फरवरी का स्टार्टिंग। उसमें गुड़ की पट्टी ना मिले या लाई ना मिले। लाई समझते हैं आप, जो लड्डू की तरह मिलते हैं ना, गुड़ में और मुरमुरे के जो लड्डू मिलते हैं उनको हम लाई कहते हैं, या उनको हम चिवड़ा के साथ भी बनाते हैं, तिल के साथ भी बनाते हैं। कि उसमें जो ना मिले तो कोई अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब इन जलाशयों में कोई कूदेगा तो वो बीमार तो होगा ना, क्योंकि उन जलाशयों में पता है कितने कीटाणु और क्या पता क्या क्या रहते होंगे। हालांकि बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब देखिए यहाँ पे जो लेखक हैं ये कह रहे हैं कि बीमारी भी उन्हें अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, चलिए देखें। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। नींबू तो समझते होंगे आप, साबू यानी साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती मतलब बिल्कुल सफ़ेद उनकी साड़ी होगी, वो बहुत दुबली पतली होंगी, ठीक है। उनकी साड़ी भी बिल्कुल पतली और किनारीहीन, उनमें ना कोई बॉर्डर होगा ना ही इस तरह का कुछ भी, बिल्कुल प्लेन साड़ी वो पहनती होंगी। सन से सफ़ेद बालों के सिर पर सद्या, टपके हुए जल की शीतलता। उनके बाल जो थे बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और उनके बालों से जैसे पानी टपक रहा हो। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, जैसे कि आमतौर पे जब बीमार होते हैं ना बच्चे, तो मम्मी या पापा या घर के जो भी बड़े होते हैं वो क्या छू के देखते हैं, क्या छू के पता करते हैं, वो सर छूते हैं और पेट छूते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, और कुछ जो लाई थी वो आंचल में शायद कहीं पूजा करने गई होंगी या कुछ इस तरह का लेकर उन्होंने मुंह में डाली। माथे पर भी लगाई, जैसे कहते हैं ना बभूत लगा देते हैं, या कहीं भगवान की मिट्टी लाते हैं उसको सर पे लगा देते हैं तो शायद बच्चे ठीक हो जाते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है और ऐसी हमारे घर की दादी नानी और माएँ करती हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, और वो दिन रात लेखक के पास ही बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पे दालचीनी का लेप करती और 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान लगाती। ठीक है, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, क्योंकि उस समय देखो जो बीमार होता है उनका बहुत ध्यान रखना होता है, गर्म पानी देना होता है या छौंक लगा के पीपल छाल से छौंका कि नहीं, पीपल के छाल की छौंक लगाई जाती है। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, क्योंकि मूंग दाल की खिचड़ी उस समय बनाते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, ताकि ऐसे बीमार व्यक्ति का जो पाचन है वो सही से हो सके। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, देखिए दादी की चिंता है ना, कि कोई सीधा तो नहीं चला गया, नहीं तो उसका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, है ना।
आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देते। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। उनको बहुत सारी दवाइयों के भी नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, लवंग समझते हैं, लौंग, स्नान करने के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार यानी पानी, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उनको बहुत साफ सफाई चाहिए होती थी और एकदम नियमित रूप से क्या कब लेना है और क्या खाना है। घर में गुग्गल और धूप की का धुआं होना चाहिए ताकि कीटाणु वगैरह जो भी घर में है उन सब का नाश हो सके। साफ सफाई इतनी होनी चाहिए कि बीमारी वहाँ तक पहुँच भी ना पाए। गुड़ मिश्रित जल सुबह पीनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब इन सब चीज़ों का वो खास ध्यान रख जाती थी। अगर ऐसा नहीं होता था तो वो बहुत नाराज़ हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर आकर नाड़ी देख जाते हैं। कुनैन मिक्सचर की गोली सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ठीक है, बुखार पड़ने पर अभी भी सब काम हो रहे हैं जो दादी माँ किया करती थी, वो अभी भी हो रहे हैं। पर जो लेखक हैं उनका कहना है कि अब इनमें वो बात कहाँ जो दादी की देखभाल में हुआ करता था। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के, अब देखिए यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि अब किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से करूं तो होने वाला नहीं, अब एक काम भी अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। ऐसा कौन कहता था? ऐसा कहती थी दादी माँ, क्योंकि वो बुजुर्ग थी ना, बड़ी थी ना, उनको तो अपनी देख रेख में सारे काम करवाने थे। और शादी ब्याह के घर में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो इसलिए वो हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी भी मांग लेती थी। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं हैं, ठीक है। तो बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे, वो तो सिर्फ कह के काम करवाते हैं। यही कह के काम अगर कोई बड़ा ना करवाए तब भी काम पे असर पड़ता है बच्चों। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। अगर किसी काम में वो साथ ना होती थी तो वो काम बहुत देर से हो जाता था, वो काम बिना कारण ही लेट हो जाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। एक दिन लेखक कह रहे हैं कि मैं किसी काम से दोपहर में घर लौटा, तभी मैंने देखा, निकसार मतलब समझते हैं, जहाँ बाहर के लोग आकर बैठते हैं दरवाजे पर, वहाँ पे दादी माँ बैठी थी और दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी यानी गुस्सा रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दो। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर ना करगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब वो किसी को पैसे दे रखी होंगी ना, तो उनके लिए उस पर वो गुस्सा रही थी कि तुमने अभी तक तो उसका सूद नहीं दिया है। वो कहे जा रही थी कि फसल जब हो जाएगी, जब बेच लूँगी, जब दूंगी, जब फसल हो जाएगी बेच लूँगी तब दूंगी। तब वो दादी गुस्सा रही हैं कि अब तो कौन सी दूसरी फसल होगी, जब फसल भी हो गई, अब तो सूद वापस कर दो। तब वो कहती है,
जो रामी चाची होती हैं वो कहती हैं, अब दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। वो दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की तरफ झुक जाती है। कहती है कि बिटिया की शादी है, अगर आप दया नहीं करेंगी तो मैं बिटिया की शादी की तैयारी कैसे करूँगी, उसका कैसे इंतज़ाम हो पाएगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, बोली कि चल हट जा पीछे, मैं नहा के आ रही हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने अपनी दादी से कहा कि छोड़ दो दादी, दे देगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप छोड़ दो। इस प्रसंग से उनको हटाना चाहते थे वो। चल चल, चला है समझाने। उन्होंने, दादी ने लेखक को कहा कि तू मुझे क्या समझाएगा, तू चल हट यहाँ से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बिहवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का भी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। वो अब धनु चाची, जो कि रामी की चाची हैं, वो कहती हैं कि देखो बेटा, वो तो हमें उरीन कर गई। उरीन का मतलब जो कर्ज मैंने लिया था उसे तो मैंने दिया भी नहीं, और उन्होंने उस कर्ज को माफ़ भी कर दिया, और ये कहा, और 10 रुपए का नोट भी दे गई, और बोला उन्होंने कि बेटी की शादी अच्छी तरह से करना, जग हंसाई ना होवे पाए, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। अब वो कहती है देवता है बेटा, देवता, यानी किसके लिए कहती है देवता शब्द, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे? दादी के लिए। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा कि उस रोज़ तो वो बहुत डांट रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया? वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन उस तट पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होती है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। जो जिनके घर में शादी ब्याह होता है ना, वो रात में कुछ अभिनय वगैरह होता है, उसमें वो लोग शादी भी उसमें हो जाती हैं, फिर उसमें बाल बच्चे भी हो जाते हैं। इस तरह के दृश्य को उसमें अभिनय के द्वारा दिखाया जाता है। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। जिस दिन बारात चली जाती है ना बच्चों, उस दिन रात में ऐसा होता है, जब प्रायः सारे घर के जो सारे जेंट्स लोग होते हैं वो बारात जा चुके होते हैं, औरतें उस समय रात में जागती हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसका एक कारण भी है कि उस समय गांव में शायद गांव के सारे मर्द तो जा चुके होते हैं। उस समय उनको डर भी होता है, शादी ब्याह का घर होता है, और सारी औरतें जब एकत्रित होंगी तो किसी की मजाल नहीं होगी कि वो उस घर में घुसे या इस तरह के कोई चोरी या चकारी का कुछ भी घटना हो पाए। तो इसके लिए भी शायद ऐसा नियम बना होगा कि सारी औरतें रात भर जागती हैं और इस तरह के अभिनय और नाटक करती हैं, जिसमें शादी ब्याह होता है, बाल बच्चे होते हैं, है ना। तो इस तरह का उस रात भर अभिनय किया जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि उस रोज़ मैं बीमार था और मैं बारात में नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। दलान यानी बाहर वाला एरिया, ठीक है। वहाँ पर मेरा ममेरा भाई राघव वो सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा,
कोई भी जेंट्स हो तो घर में उनको ऐसे अभिनय करने में थोड़ी शर्म आती थी ना, तो उन्होंने बोली कि उन्होंने आपत्ति जताई औरतों ने कि कैसे ये लड़का है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से हटा दो तभी तो अभिनय हो पाएगा। तो उन्होंने दादी माँ ने कहा कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का एक मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकल बाहर किया जाऊंगा। ठीक है, वहाँ उस समय वहाँ पे कोई भी जो लड़के या कुछ जो मर्द होते हैं उनको वहाँ पर वो लोग औरतें अलाउड नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये तो चुपचाप सो रहे थे और ये सारे नाटक देख रहे थे। अब इनको हंसी आ रही थी लेखक को। ठीक है, तो उनको लग रहा था कि कहीं हंसी अगर ज़ोर से निकल गई तो ये लोग यहाँ से मुझे भगा देंगे। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। लेकिन भाभी ने कुछ ऐसा किया होगा कि ये लेखक को हंसी आ गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। दादी माँ जैसे हमें हर संकट से बचा लेती हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन में सूखे पत्तों का कैसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वो बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वो सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त भी शुभचिंतक ने उपस्थिति और डामाडोल कर दी। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों भी शुभचिंतक ने उपस्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। अब दादाजी की जब मृत्यु हो गई थी ना, तो उनका जो वो तेरहवीं वगैरह करते हैं ना, उसमें उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उन्होंने उनका जो श्राद्ध किया था वो बहुत ही मतलब अच्छी तरह से किया था, बहुत खर्चा वर्चा करके किया था। बट जो ये खर्चे हुए थे ये उनके अपने पैसे नहीं थे, ये उन्होंने कर्ज पे ले रखा था। ठीक है बच्चों, तो दादी माँ ने मना किया था कि इतना श्राद्ध में इतना ज़्यादा खर्च मत करो। बट जो लेखक के पापा थे उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने अनाप शनाप बहुत सारे खर्च कर दिए। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। माघ यानी बहुत ठंड, बहुत बहुत ज़्यादा। दिसंबर जनवरी का जो ठंड होता है ना, माघ वही होता है। पछुआ जनवरी फरवरी के जो बीच का समय होता है वो होता है माघ। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। बहुत इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हड्डियों तक लग रहा था जैसे ठंड लग रहा हो। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनसे पूछा कि आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप बताओगी? तो दादी माँ कहती हैं, मैंने उनकी आँखों में, लेखक कहते हैं कि मैंने उनकी आँखों में उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर
देखा। क्या है? पूछा। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया? तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं। कितने कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। अब ये कर्ज तो बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो ये लोग सोच रहे थे कि वो कैसे दिया जाए। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली और उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। उन्होंने कहा कि कब कैसी परिस्थितियाँ आएँ, इसके लिए भी बड़े बुजुर्ग बहुत सोच विचार कर खर्च किया करते थे। कुछ न कुछ उनके पास ऐसा होता था जिससे वो समय, अगर बुरा वक्त आ जाए तो उससे भी वो अपने आप को निकाल पाते थे। वो लोग बहुत दूरदर्शी भी होते थे। सचमुच मुझे दादी माँ की साप भ्रष्ट देवी सी लगी। दादी माँ मुझे कैसी लगी? साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था, क्योंकि उनको उस समय वही चिट्ठी मिली थी, दादी माँ के मौत की चिट्ठी मिली थी। तभी तो इन्होंने, जो लेखक थे, वो स्टार्टिंग में जो हमने नहीं पढ़ा कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे वो, ठीक है। तो उनके हाथ में पहले चिट्ठी मिली थी जिसमें ये लिखा था कि दादी माँ की डेथ हो गई है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? क्या दादी माँ सचमुच, दादी माँ की डेथ हो गई? क्या हमारी दादी माँ सचमुच ही मर गई? बस बच्चों, इसी पर इसी जो लेखक की जो बचपन की जो यादें हैं दादी माँ के साथ, उन्होंने यहाँ पर उसके बड़े ही जीवंत चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो और आप इसको समझ पाए हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।